देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दो चरण में 190 सीट पर वोटिंग हो चुकी है और अब तीसरे चरण की बारी है। तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है और इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी भी इस समय कर ली है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने इलाकों में रवाना हो चुकी है और शांति से मतदान संपन्न होने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तीसरे चरण में 7 मई को केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर कुल 2,963 नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें से चुनाव अधिकारियों ने 1,583 आवेदनों को वैध पाया। नामांकन वापस लेने की तारीख निकलने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1,351 है, जिसमें कई वीवीआईपी कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन 12 राज्यों की कितनी सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। जिन 12 राज्यों में कल मतदान होगा उसमें असम की 4 सीट, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 सीट, गोवा की 2 सीटें, कर्नाटक की 14, पश्चिम बंगाल की 4, गुजरात की 25 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान है। तीसरे चरण में कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पूरे देश की नजर है, क्योंकि इन सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। तीसरे चरण में जो सबसे हॉट सीट है गुजरात की गांधीनगर सीट, जहां से बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से सोनल पटेल मैदान में है। तो उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट सबसे हॉट सीट इस समय बनी हुई है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। तो वहीं इंडी गठबंधन से बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह और बीएसपी से शिव प्रसाद यादव हैं। जबकि मध्य प्रदेश में 3 सीटें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, जबकि कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा है। जबकि गुना लोकसभा सीट से बीजेपी से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह मैदान में है। इसी तरीके से रायगढ़ सीट से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में, जबकि बीजेपी से रोडमल नागर है। एनसीपी का दुर्ग मानी जाने वाली बारामती लोकसभा सीट पर इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदले हुए हैं। एनसीपी में टूट के बाद इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट से एनसीपी शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा है और इसलिए ये जो रण है वो दिलचस्प इस समय नजर आ रहा है। तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है, ऐसे में पार्टियां चौथे चरण के लिए जान फूंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीजेडी पर जमकर निशाना साधा। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीवी पर देखो मोदी माल पकड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमने ओडिशा की बेटी को देश का सबसे बड़ा पद दिया है। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? ओडिशा बीजेपी ने यहां स्वयं सहायता समूहों की 25 लाख बहनों बेटियों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प किया है। बिहार उड़ीसा के गांव में 25 लाख लखपति दीदी। भाई अरे ताली बजाओ, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बेसहारा है, उन्हें भी अलग से आर्थिक मदद दी जाएगी।
मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की डेट है और मैं आपको भुवनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए यहां तक आया हूं। ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई। उड़ीसा के बाद प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि शराब माफिया आंध्र प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जहां भी नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं वो कांग्रेस के करीबी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन इंडी इंडी चिल्लाता है, इसका जवाब आज पूरा देश दे रहा है। लोग शराबबंदी का वादा करके सरकार में आए थे, लेकिन आज राज्य सरकार ही शराब की डीलिंग और भ्रष्टाचार करने में लगी है। यहां शराब का बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और कहने वाले कहते हैं कि आज आंध्र सरकार सैंड माफिया और शराब माफिया ही चला रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाने की बात कही थी, लेकिन इतने वर्षों में ये एक राजधानी भी नहीं बना पाए। 3 राजधानियों के नाम पर ये लोग बड़ी लूट के चक्कर में थे, लेकिन उसके पहले ही सरकार का खजाना खाली कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों है कि जिनके पास से भी नोटों के ये पहाड़ मिलते हैं वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के करीबी होते हैं? ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो कहीं सप्लाई होने के लिए रखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने देश भर में ऐसे ही काली कमाई के गोदाम बना रखे हैं? ये कांग्रेस वाले, इंडी अलायंस वाले गुस्से में आए दिन ईडी ईडी चिल्लाते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसा ये क्यों करते हैं? इसका जवाब आज पूरा देश टीवी पर देख रहा है। झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। चलिए अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साया कहा जाता है, जिनके हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव की कमान रहती है। पीएम मोदी जब भी अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो उनके साथ ये शख्स साए की तरह रहते हैं और इनका नाम है परिंदु भगत उर्फ काकू भाई। परिंदु भगत उर्फ काकू भाई पर प्रधानमंत्री मोदी का गहरा विश्वास है। मोदी ने 2014 में जब बनारस के अलावा वडोदरा से नामांकन दर्ज किया, तब काकू भाई लगातार मोदी जी के साथ साए की तरह चल रहे थे। बनारस से चुनाव जीतने के बाद कलेक्टर द्वारा मोदी को विजय होने का प्रमाण पत्र देने की बात आई तो मोदी का अथॉरिटी लेटर लेकर के काकू भाई ही पहुंचे। मोदी ने बनारस में नामांकन पत्र भरा और तब भी काकू भाई उनके साथ ही दिखे। 2019 के चुनाव में भी काकू भाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ बनारस में दिखे। अब 2024 के चुनाव में भी बनारस में प्रधानमंत्री मोदी की कैंपेन की पूरी कमान काकू भाई के हाथ में है।
काकूभाई की कानूनी जानकारी के प्रधानमंत्री मोदी कायल हैं। कानूनी दावपेच में प्रधानमंत्री मोदी काकूभाई की सलाह को अंतिम सलाह मानते हैं। जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब ये कहा जाता था कि जटिल दस्तावेज के पहले काकूभाई जांच करते, उस पर पेंसिल से ओके करते और उसके बाद ही मोदी जी उस पर हस्ताक्षर करते थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर परिंदू भगत यानी काकूभाई हैं कौन और ये कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब आए। मूल रूप से गुजरात के खाड़िया के रहने वाले हैं परिंदू भगत उर्फ काकूभाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से। 70 के दशक में अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आधारशिला रखी गई। उसमें अपना योगदान देने वाले बच्चू भाई के बेटे परिंदू भगत बचपन से ही संघ की परंपरा से जुड़े रहे। संघ और बीजेपी के बीच काकूभाई के नाम से जाने वाले परिंदू भगत बीजेपी की पहली दूसरी पीढ़ी के नेताओं के साथ संघर्ष के समय से काफी करीब रहे हैं। बीजेपी के लोग काकूभाई को प्रधानमंत्री मोदी का ट्रबल शूटर कहते हैं। इसके अलावा काकूभाई पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के समधी भी हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली की बेटी की शादी काकूभाई के बेटे मौलिक के साथ हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के इतने करीबी होने के बावजूद काकूभाई लाइमलाइट से बहुत दूर रहते हैं और यही वजह है कि इन तक पहुंचने में काफी दुश्वारी होती है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जनसभा संबोधित करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने संदेश खाली के गुनहगारों को दीदी बजाती है ये कहा। अमित शाह ने यह भी कहा कि जनता के समर्थन ने टीएमसी की नींद उड़ा दी है। संदेश खाली के अंदर इनके तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने धर्म के आधार पर हमारी सैकड़ों बहनों पर अत्याचार करा। ममता दीदी इसको पकड़ने को तैयार नहीं थी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर करने पड़े, फिर भी जांच नहीं कर रही थी, तो हाई कोर्ट ने जांच को सीबीआई को दिया। मुझे बताओ, ये शाहजहां है, इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मंत्री हो, आपके नाक के नीचे सैकड़ों पर 4 बलात्कार हुआ, आपका पेट का पानी नहीं हिलता है। परंतु मैं आज बता देता हूं, संदेश खाली में जिसने अत्याचार किया है वो पाताल में भी छुप जाए, ममता दीदी उसको पाताल में भी छुपा दे, हम ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। दीदी यहां 15 दिन से कैंप कर रही है कि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे। दीदी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, 15 दिन छोड़ो, पूरे 5 साल यहां रह लो तो भी दुर्गापुर नहीं जीत पाओगी, नहीं जीत। बंगाल के दीदी के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिलती है। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समस्तीपुर के उज्जैरपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, इंडी गठबंधन वाले अगर सत्ता में आए तो ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लालू वाला जंगल राज ले आएंगे। ये इंडी अलायंस अगर आया तो बिहार ही नहीं देश भर में लालू जैसा जंगल राज लगने का काम होने वाला है। भाइयों बहनों, कुशवाहा समाज को भी लालू जी ने हमेशा अपमानित किया। मोदी जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे बढ़ाया, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया और कुशवाहा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भ्रष्टाचार रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? कल झारखंड के मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपया मिला।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री, ये इंडी अलायंस का साथी, इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया मिला। इसके कुछ समय पहले ममता के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया मिला। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे, मगर ये सारे के सारे आपके साथी भी भ्रष्टाचार करने वाले। वहीं तेलंगाना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस झूठे नारों, फर्जी वादों और अपराधियों के सहारे सत्ता में आना चाहती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों, युवाओं और महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। सब घोटालेबाज ये इकट्ठे हो गए। बोलो, ये बीआरएस ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, कालेश्वरम इनका एटीएम था कि नहीं था? आप बताओ, ये जितने भी स्कीम थी इस पे 30% का कमीशन लेते थे कि नहीं लेते थे? और आजकल क्या बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण को खतरा है, रिजर्वेशन को खतरा है। अरे चोरी करो तुम, डाका डालो तुम, और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनकी अगर किसी ने चिंता की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिंता की है, मोदी जी ने चिंता। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के 3 जिलों में धुआंधार रैलियां की। सीएम योगी सबसे पहली रैली उन्नाव में करते नजर आए। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष का आतंकवाद से घरेलू रिश्ता है। समाजवादी पार्टी के लोग न सम्मान दे सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न गरीब कल्याण ही कर सकते हैं और नहीं विकास करा सकते। आतंकवाद से तो इनका ऐसा रिश्ता है जैसे घर का रिश्ता हो। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला हुआ था। और इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था। जो राम का विरोधी है वह हमारा विरोधी है, चाहे वह हमारा सगा ही क्यों ना हो। अगर वह राम का विरोध कर रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। कांग्रेस और सपा का तो इतिहास ही राम का विरोध करने का है ना। कहते थे राम हुए ही नहीं, क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? कि अयोध्या में कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। और आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए तो अब ये इनके स्वर बदल गए, कहते राम तो सबके हैं। ये दोहरा चरित्र इन लोगों का है। बहनों और भाइयों, इन पे कभी विश्वास मत करना। अब इसके बाद सीएम योगी ने हरदोई में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि एक तरफ राम भक्त हैं तो वहीं दूसरी तरफ राम विरोधी हैं। पूरे देश के अंदर जो स्वर गूंज रहा है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। वह है, एक स्वर है जो पूरे देश के अंदर है, वह वृद्ध हो, जवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, गांव हो, शहर हो, हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार क्यों? तो बहनों और भाइयों, भारत की जनता के द्वारा कहा जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देश के अंदर एक तरफ
भगवान श्री विष्णु के ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरी जनसभा शाहजहांपुर में संबोधित की और इस दौरान सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसते नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि 4 जून को रिजल्ट आते ही समाजवादी पार्टी के गुंडों की गर्मी शांत हो जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्र नायकों का किसी भी सूरत में अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है ये। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है।